मेरा निकाह हो गया तो पंडाल में मौजूद लोग मुझे शादी की मुबारकबाद देने लगे और मैं मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुबारकबादें वसूल करने लगा। फिर 1 घंटा रसूमात की अदायगी में लग गया और फिर मेरी बीवी की रुखसती अमल में लाई गई। मैंने बीवी की मुंह दिखाई के लिए सोने की अंगूठी ली हुई थी। मैं खुश था कि मुझे एक खूबसूरत बीवी मिल गई थी। हम दोनों प्यार और मोहब्बत से एक साथ रहेंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। कार में बैठा मैं शर्माती लजाती बीवी को देखकर सोच रहा था। शादी से पहले जब अम्मी ने सायरा की तस्वीर दिखाई थी तो वो मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। घर पहुंचते ही दुल्हन को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं बीवी के पास पहुंचा, इसका घूंघट उठाया तो मेरी रूह तक सरशार हो गई थी। खूबसूरत बीवियां भी किस्मत वाले मर्दों को मिलती हैं और शायद मैं भी इन खुशकिस्मत मर्दों में शामिल था। मैंने जेब से सोने की अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में पहनाते हुए कहा, सायरा बेगम, मैंने मुंह दिखाई के लिए सोने की अंगूठी खरीदी थी। अगर तुम्हारी और ख्वाहिश है तो वो भी बता दो, मैं पूरी कर दूंगा। बीवी ने लरजती पलकें उठाई और कहने लगी, क्या आप सच कह रहे हैं? अगर मैं कोई फरमाइश कर दूं तो आप पूरी कर देंगे? मैंने जवाब में हाँ कहा तो वो कहने लगी, मेरी एक फरमाइश है, अगर आप वो पूरी कर दें तो मैं समझूंगी आपको मुझसे मोहब्बत है। मैंने इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि बोलो, क्या फरमाइश है? सायरा चंद लम्हे कुछ सोचती रही और फिर कहने लगी कि फिर आप ऐसा करें, मेरे लिए बर्फ का एक ब्लॉक ला दें। मैं आज रात ब्लॉक कमरे में रखना चाहती हूँ। सायरा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने रस्मन कहा था और इसने ऐसी फरमाइश कर दी थी जो रात के इस पहर पूरी करना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर थी। मुझे क्या पता था कि बेगम साहिबा अनोखी फरमाइश कर देंगी। मैंने कहा कि सायरा बेगम, घर में फ्रिज है, अगर तुम्हें ठंडा पानी पीना है तो मैं ला देता हूँ। वो कहने लगी कि नहीं, मुझे ठंडा पानी नहीं पीना, बस आप मेरी फरमाइश पूरी करते हुए बर्फ का एक ब्लॉक ला दें। मैं शशोपंच में मुब्तला हो गया था। मैंने बीवी से खुद ही फरमाइश करने का कहा था और अब मुझे इसकी ये अनोखी फरमाइश पूरी भी करनी थी, लेकिन समझ में नहीं आया था कि वो पूरे ब्लॉक का करेगी क्या। बहरहाल मैंने कार निकाली और बर्फ के कारखाने पहुंच गया। शुक्र है कि मुझे बर्फ का ब्लॉक मिल गया था। मैंने ब्लॉक डिग्गी में रखवाया और घर ले आया। बर्फ का ब्लॉक देखकर सायरा यूं खुश हो गई जैसे इसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। पहले मैंने सोचा कि इससे पूछूं कि इसने बर्फ के ब्लॉक की क्यों ख्वाहिश की थी, वो इस ब्लॉक का क्या करना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने इस ख्याल को दिल से निकाल दिया था। मैं नहीं चाहता था कि सारा शादी की पहली रात ही मेरे बारे में उल्टे पुल्टे ख्यालात दिल में लाने लगे। मैंने सायरा के कहने पर ब्लॉक मेज पर रख दिया और कहा, बेगम साहिबा, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है, और कोई ख्वाहिश हो तो वो भी बता दो, खादिम वो भी पूरी करने के लिए तैयार है। सायरा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा कि मेरी एक और ख्वाहिश भी है, अगर आप वो भी पूरी कर देंगे तो मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। मैं अंदर ही अंदर ठटका, पता नहीं अब वो कौन सी फरमाइश करने वाली थी। मैंने कहा कि हाँ बोलो, मैं तुम्हारी वो फरमाइश भी पूरी कर दूंगा। सायरा खुश हो गई और कहने लगी, मेरी दूसरी फरमाइश ये है कि जब तक ये बर्फ़ पिघल नहीं जाती हम दोनों अलग अलग कमरे में सोएंगे। आपने पहली रात मेरी फरमाइशें पूरी करके मेरा दिल जीत लिया है और मैं आपको पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब तक हम एक दूसरे को समझ ना लें अभी कोई रिश्ता कायम ना करें। आप ऐसा करें कि आज की रात दूसरे कमरे में सोएं और मैं इस कमरे में सोती हूँ। मैंने सोचा कि शायद वो मुझे आजमा रही है, इसलिए इसने दूसरी फरमाइश की थी, और फरमाइश भी ऐसी कि अभी हम दोनों एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता कायम नहीं कर सकते जब तक सायरा मेरी तरफ से मुतमईन नहीं हो जाती थी। मैंने सायरा की बात मान ली और दूसरे कमरे में जाकर सो गया। शादी के बाद बीवी के साथ ज़हनी अहम आहंगी ज़रूरी थी। अगर हम आहंगी ना हो तो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं पैदा होती। ये बातें मेरे दोस्त ने कही थी जो शादीशुदा था और कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहा था। सुबह जब मैं उठा तो सायरा को देखा, वो आम से कपड़ों में मलबूस थी। मुझे हैरत हुई। वो नई नवेली दुल्हन थी और इसे चाहिए था कि वो नए और महंगा लिबास पहनती जो अम्मी ने इसके लिए खरीदा था। घर आए रिश्तेदार इसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये कैसी दुल्हन है जिसने शादी के दूसरे दिन आम सा लिबास पहना हुआ है। रिश्तेदार मुझे लान तान करने लगे कि तुम कैसे शौहर हो, अपनी नई नवेली बीवी का ख्याल नहीं रख सकते, इसे नए और कढ़ाई वाला लिबास पहनाओ। मैंने सायरा को डांटा कि मैंने रात तुम्हारी फरमाइशें मानी और अपनी मोहब्बत साबित करने की कोशिश की। तुमने ये पुराना लिबास पहन लिया।
میرے رشتے دار مجھے ताने दे रहे हैं। मेरा मान रखो और जाकर कढ़ाई वाला सूट पहनो। सायरा खामोशी से कढ़ाई वाला सूट पहनकर आ गई। उस रात भी मैं सायरा की फरमाइश पूरी करते हुए बर्फ का ब्लॉक ले आया। सायरा ने उस रात भी मुझे दूसरे कमरे में सोने का कहा और ये भी कहा कि तहज्जुद या सुबह के वक्त मैं आपको जगा दूंगी, फिर आप अपने कमरे में आकर सो जाना। इस तरह किसी को भी शक नहीं होगा कि हम अलग अलग कमरों में सोते हैं। मैंने उस रात भी सायरा की बात मान ली और जब सब घर वाले सो गए तो मैं भी दूसरे कमरे में जाकर सो गया। फजर से थोड़ी देर पहले ही सायरा ने मुझे फ़ोन करके कमरे में बुलाया था। मैं कमरे में गया तो हैरान रह गया क्योंकि मेज़ पर बर्फ़ का ब्लॉक नहीं पड़ा था और ना ही फर्श पर पानी बिखरा हुआ था। शायद बर्फ़ के पिघलने के बाद सायरा ने पानी साफ़ कर दिया था। मैंने सायरा से ना पूछा कि इसने बर्फ़ के ब्लॉक का क्या किया था। मैं सो गया। कुछ दिन तो यही सिलसिला चलता रहा। मैं रोज़ाना रात को बर्फ़ का ब्लॉक लाता और दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। फिर फजर से थोड़ी देर पहले ही सायरा फ़ोन करके मुझे कमरे में बुला लेती। मैं अपनी अम्मी के साथ घर में अकेला रहता था। मेरे वालिद नहीं थे। इनका बिजनेस मैंने संभाला हुआ था जो कामयाब जा रहा था। सायरा मेरी अम्मी की सहेली की रिश्तेदार की बेटी थी। अम्मी की सहेली ने ही हमारा रिश्ता कराया था। उन्होंने सायरा के बारे में बताया था कि वो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ नेक और अच्छी लड़की है। वो आपके घर को जन्नत बना देगी। एक दिन मैं ऑफिस से घर जल्दी आ गया। सायरा घर पर नहीं थी। मैंने अम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि सायरा तो सुबह से कहीं गई हुई है। वो कहाँ गई है ये इसने नहीं बताया। मुझे हैरत भी हुई और गुस्सा भी आया। अगर सायरा को कहीं जाना था तो कम से कम अम्मी को तो बताकर जा सकती थी। शाम से ज़रा पहले वो घर आई तो मैंने इससे पूछा कि खैरियत तो थी, तुम सुबह से कहाँ गई थी? जाते वक्त अम्मी को भी नहीं बताया था। सायरा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। फिर वो खुद को संभालते हुए कहने लगी कि मैं आधा घंटा पहले ही गई थी, एक ज़रूरी काम था। मुझे भी हैरत हुई और अम्मी भी हैरान हुई। अम्मी ने कहा था कि हैरत है बहू, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम तो सुबह की गई हुई थी। मेरे दिमाग में अजीब से ख्यालात आने लगे। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने कमरे की तरफ गया तो मुझे अंदर से सायरा के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। इसकी बात ने मुझे ठटकने पर मजबूर कर दिया था। वो किसी से कह रही थी, खुदा के लिए मेरे शौहर को मेरे राज के बारे में कुछ ना बताना। मैं तुमसे मिलती रहूंगी, मैं वादा करती हूँ। सायरा की बातें सुनकर मुझे जोरदार झटका लगा था। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी कि इसका किसी लड़के के साथ चक्कर था, इसीलिए इसने मुझसे रिश्ता कायम नहीं किया था। मैंने अपने अंदर उठते उबाल को कंट्रोल किया। कुछ देर के बाद मैं कमरे में चला गया। सायरा कुर्सी पर परेशान हालत में बैठी थी। मुझे देखते ही इसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। मैंने उस वक्त तो सायरा से कोई बात ना की और ना ही इसे शुबा दिलाया कि मैंने इसकी सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन मैं पहले से ज़्यादा उलझन का शिकार हो चुका था। वो मुझसे रोज़ाना सोने से पहले बर्फ़ का ब्लॉक मंगवाती। पहले ये परेशानी थी, फिर इसने मुझे दूसरे कमरे में अलग सोने का कहा था। अब तीसरा मसला ये पैदा हो गया कि वो किसी लड़के से बात करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ क्या मसला था। 2 दिन के बाद मैंने सायरा से बात की कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। अगर तुम शादी से पहले किसी लड़के से मोहब्बत करती थी तो मुझे बताओ, मैं कुछ करता हूँ। आखिर हम कब तक ऐसे रहेंगे? अगर अम्मी को पता चल गया कि हम दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं तो वो नाराज़ होंगी। मेरी बात सुनकर सायरा कश्मकश में मुब्तला हो गई थी। इसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। चंद लम्हों के बाद कहने लगी, नहीं जावेद, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं शादी से पहले किसी को पसंद नहीं करती थी। इसने कितनी खूबसूरती और सफाई से झूठ बोला था। मैं दिल ही दिल में दाद दिए बगैर ना रह सका। अगर मैंने अपने कानों से इसकी बातें ना सुनी होती तो शायद मैं इसकी बात पर यकीन कर लेता। वो मजीद कह रही थी, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें ताकि मैं खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करूं और आप नाराज़ भी ना हों, क्योंकि मैं आपको नाराज़ और उदास नहीं देख सकती। जवाबन मैं तंजिया मुस्कुराहट से मुस्कुरा दिया। कुछ दिन मजीद गुजरे थे कि वो अम्मी को बताए बगैर घर से बाहर चली गई और तकरीबन 3 घंटे के बाद घर वापस आई। अम्मी ने जब मुझे ये बताया तो मैंने सायरा से पूछा। वो अम्मी के सामने कहने लगी कि मैं अम्मी को बता कर गई थी कि मैं अपनी एक सहेली से मिलने जा रही हूँ। अम्मी भी हैरान थी। कहने लगी कि बहू,
तुमने मुझे कब बताया था? क्यों झूठ बोल रही हो? क्या जानती नहीं हो कि झूठ बोलना गुनाह है? सायरा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं, कहने लगी कि अम्मी मैं सच कह रही हूँ। मैं आपको बताकर गई थी, शायद आपने सुना नहीं था। ये बहस तोल पकड़ती जा रही थी, इसीलिए मैं सायरा को लेकर कमरे में चला गया और कहा कि सायरा, अगर आइंदा तुम कहीं भी जाओ तो अम्मी को बताओ ना बताओ, लेकिन मुझे ज़रूर बता दिया करो, ताकि मैं खुद अम्मी को कॉल करके बता दिया करूं। सायरा ने सर हिला दिया और मैं एक बार फिर शक में मुब्तला हो गया था। बेइख्तियार मेरा ध्यान इस लड़के की तरफ चला गया था जिससे मैंने सायरा को फ़ोन पर बातें करते हुए सुना था। यकीनन वो उसी लड़के से ही मिलने जाती थी, क्योंकि इसने इससे वादा किया था कि वो इससे जल्द मिलेगी। मैंने इस लड़के को देखा तो नहीं था, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि सायरा उसी लड़के से मोहब्बत करती है और मुझे धोखा दे रही है। मसाइल थे कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी मैंने सोचा कि मुझे ये राज मालूम करना चाहिए कि आखिर सायरा बर्फ के ब्लॉक का करती क्या है। वो मुझे दूसरे कमरे में क्यों सुलाती है? चुनाचा जब रात को बर्फ का ब्लॉक सायरा के कमरे में पहुंचाकर दूसरे कमरे में गया तो मैंने सोने की बजाय जागना शुरू कर दिया। सायरा का और मेरा कमरा साथ साथ था। मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद कमरे से निकलकर सायरा के कमरे की तरफ देख लेता था। अंदर लाइट जल रही थी, इसका मतलब था कि वो जाग रही है। फिर जब रात के 12 बजे लाइट ऑफ हुई तो मैं समझ गया कि सायरा सो गई है। मैंने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन मेरी उम्मीदों पर पानी पड़ गया, क्योंकि सायरा ने सोते वक्त खिड़की का पर्दा बराबर कर दिया था, इसलिए अंदर का मंजर दिखाई नहीं दिया था। अगले दिन मैंने एक और काम किया। कमरे की दूसरी खिड़की गैलरी में खुलती थी और इस पर ग्रिल नहीं थी, इसलिए मैंने रात को सोने के लिए जाने से पहले ही वो खिड़की खोल दी थी, ताकि जब सायरा रात को सो जाए तो मैं खिड़की के रास्ते कमरे में जाकर देखूंगा कि वो बर्फ के ब्लॉक का क्या करती है। ब्लॉक पहुंचाने के बाद मैं कमरे में जाकर सायरा के सोने का इंतजार करने लगा। उस वक्त रात का 1 बज रहा था। जब मैं कमरे से निकलकर गैलरी में गया, खिड़की खोली हुई थी और छत वाले पंखे की वजह से पर्दा हिल रहा था। मैं खिड़की पर चढ़कर कमरे में पहुंच गया। मैंने पर्दा हटाकर देखा तो मेरी जान निकल गई। बर्फ का ब्लॉक मेज पर पड़ा हुआ था और सायरा इस पर नींद बरना हालत में लेटी हुई थी। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। मैं सारी रात वहीं खड़ा इसे देखता रहा और हैरत के समुंदर में गौते खाता रहा, यहाँ तक कि तहज्जुद का वक्त हो गया। बर्फ सारी पिघल चुकी थी और कमरे में पानी फैल गया था। सायरा मेज से उतरकर कपड़े पहनने लगी। मैं चुपके से खिड़की से गैलरी में कूदा और अपने कमरे में पहुंच गया। मुझ पर यह अजीब इंकिशाफ हुआ था। सायरा बर्फ का ब्लॉक इसलिए मुझसे मंगवाती थी कि वो सारी रात नींद बरहना हालत में इस पर सोई रहती थी। वो ऐसा क्यों करती थी? तजस्सुस था कि कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ी देर गुजरी थी कि सायरा की कॉल आ गई और कहने लगी, सुबह होने वाली है, आप कमरे में आ जाएं। मैंने कहा कि अच्छा आ रहा हूँ। मैं कमरे में पहुंचा तो सायरा फर्श साफ कर चुकी थी। पानी का एक कतरा तक मौजूद ना था। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था वो मुसलसल मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं सायरा से मालूम करने के लिए बेचैन था। तभी सायरा ने भी मेरी बेचैनी महसूस कर ली थी और कहने लगी, क्या बात है, आपको नींद नहीं आ रही? मैं उठ बैठा और कहने लगा, सायरा ये बताओ, तुम बर्फ़ के ब्लॉक पर क्यों सोती हो? मेरी बात सुनकर वो हैरान हुई, लेकिन खामोश रही। मैंने मजीद कहा, सायरा मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। मुझे माफ़ कर देना, मैं काफ़ी दिनों से तजस्सुस में था। आज रात मैंने तुम्हें अपनी आंखों से बर्फ के ब्लॉक पर सोते हुए देखा है। यह सुनना था कि इसकी ना सिर्फ आंखें भीग गईं बल्कि इसने सर भी झुका लिया था। मैंने थोड़ी पकड़कर इसका सर ऊपर किया और मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगा, सायरा प्लीज़ मुझे बताओ। तुम मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसको बताओगी? आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है? हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। शायद इसकी समझ में मेरी बात आ गई थी। वो ठहर ठहर कर कहने लगी, शादी से 6 महीने पहले की बात है कि मैं अपनी कज़न के घर गई हुई थी। मेरी कज़न शरारती और बातूनी थी। जिस दिन मैं इसके घर गई थी, इस दिन वो खाला के साथ मिलकर कपड़े धुलवा रही थी। चूल्हे पर पतीले में पानी गर्म हो रहा था। इसकी भाभी ऊपर वाले पोर्शन में रहती थीं। उस दिन ऊपर वाले पोर्शन में गैस के चूल्हे में कोई मसला हो गया था। भाभी ने अपने बेटे को नहलाना था, पानी इसी के लिए गर्म हो रहा था। जब पानी गर्म हो गया तो मेरी कज़न
پتیلا اٹھا کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر جا رہی تھی۔ میں نیچے سیڑھیوں کے پاس ہی کھڑی تھی۔ میری کزن کا دھیان کسی اور طرف تھا، اسی وجہ سے اس کے ہاتھ سے پتیلا چھوٹ گیا اور گرم گرم پانی مجھ پر آ گرا، جس سے میرا جسم جھلس گیا۔ مجھے فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔ میرا علاج کرا گیا، لیکن خاص افاقہ نہیں ہوا۔ جیسے ہی رات ہوتی تھی تو میرے جسم میں تیز جلن شروع ہو جاتی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے جسم میں آگ بھر دی گئی ہو۔ میں ساری رات تڑپتی رہتی تھی اور اپنے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالتی رہتی تھی۔ آپ سے میرا رشتہ ہو چکا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا جسم جھلسا ہوا ہے تو شاید آپ مجھ سے شادی ہی نہیں کریں گے۔ ہماری اتنی استطاعت نہیں تھی کہ ہم پراپر علاج کرا سکتے۔ اس کا علاج بہت مہنگا ہے۔ میری ماں سے جتنا ہو سکتا تھا وہ کر رہی تھی۔ جب میری آپ سے شادی ہوئی تو میں نے اس لیے آپ سے برف کا بلاک منگوایا تھا تاکہ میں اس پر پرسکون سے سو سکوں۔ برف کی وجہ سے میرے جھلسے ہوئے جسم سے آگ نہیں نکلتی تھی۔ دوسرا سچ یہ ہے کہ جب میں گھر سے جاتی تھی تو میں کسی لڑکے سے ملنے نہیں جاتی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی تاکہ اس سے اپنا علاج کے حوالے سے بات کروں۔ میرا ایک کزن ہے جو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی اگر میں نے اپنے شوہر کو نہ بتایا تو وہ آ کر بتا دے گا۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں آپ غلط نہ سمجھ دیں۔ میرا اپنے کزن سے چکر ہے اور آپ مجھے چھوڑ نہ دیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں بری لڑکی نہیں ہوں۔ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کو آپ کے حق سے محروم رکھا۔ دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ جب میرا جھلسا ہوا جسم دیکھیں تو مجھ سے نفرت کریں اور مجھے چھوڑ دیں۔ اتنا کہنے کے بعد سائرہ خاموش ہو گئی، لیکن میں نے اس کی آواز میں بھی نمی محسوس کر لی تھی۔ اس کی دکھ بھری داستان سن کر میرے دل میں جو بدگمانی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اپنائیت سے پوچھا کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ سائرہ کہنے لگی، چند روز پہلے جب میں ڈاکٹر سے ملی تو اس نے یہی کہا تھا کہ میرے جھلسے ہوئے جسم کا علاج صرف اور صرف پلاسٹک سرجری ہے۔ جب تک میرے جسم کی پلاسٹک سرجری نہیں ہوگی یہ جلن ختم نہیں ہوگی۔ پلاسٹک سرجری پر لاکھوں روپے لگتے ہیں۔ شادی سے پہلے میں نے ماں سے کہا تھا کہ وہ آپ لوگوں کو میرے جھلسنے کے بارے میں بتا دیں تاکہ بعد میں آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ میری ایک کزن کی زبان میں لکنت تھی۔ اس کی ایک اچھی جگہ شادی ہوئی تھی۔ کزن کے گھر والوں نے اس کے عیب کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ شادی کے 2 دن کے بعد ہی اس کے شوہر نے اس لیے طلاق دے دی تھی کہ اس کے گھر والوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا۔ اس لیے میں بہت ڈری ہوئی تھی اور میں اب بھی ڈر رہی ہوں۔ میں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ سائرہ، میں مانتا ہوں کہ جب لوگ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو اس کا عیب دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ شادی کے بعد اس کا علاج کرانا پڑے گا، علاج پر اٹھنے والے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ بس اللہ سے ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں برے وقت سے بچائے۔ تم پریشان نہ ہو، تم میری ذمہ داری ہو، میری زندگی کی ساتھی ہو۔ میں تمہارا علاج کرواؤں گا۔ علاج پر جتنے بھی اخراجات آئیں گے میں برداشت کروں گا اور اس وقت تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ آخری بات میں نے شرارتی لہجے میں کہی تھی تو سائرہ کے چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی تھی اور میرے ہاتھ پر اپنا خوبصورت ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگی، آپ بہت شرارتی ہو گئے ہیں۔ اس کے انداز پر میں کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ شرارت کرنے کو دل تو بہت چاہا تھا، لیکن میں چونکا کہ میں وعدہ کر چکا تھا، اس لیے اپنے آپ پر کنٹرول رکھوں گا۔ لندن میں میرا ایک سرجن واقف کار ہے، میں اس سے آج ہی ٹائم لیتا ہوں، پھر میں تمہیں علاج کرانے کے لیے لندن لے جاؤں گا۔ اور ہاں، اس بارے میں امی سے کوئی بات مت کرنا، ایسے ہی وہ خواہ کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ سائرہ کے چہرے پر کوس و قزح کے رنگ بکھر گئے تھے اور وہ ممنون نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، آپ دنیا کے سب سے بہترین شوہر ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو لمبی زندگی عطا کرے۔ اس کی دعائیں دینے پر میں نہ صرف آمین کہا بلکہ اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا، ساری الجھنیں سلجھ چکی تھیں۔ صبح میں نے لندن کے واقف کار سرجن سے رابطہ کیا اور اسے سائرہ کے علاج کے لیے وقت مانگا تو اس نے 1 مہینے کے بعد کا وقت دے دیا۔ 1 مہینے کے بعد ہم لندن روانہ ہو گئے۔ جب ہم 2 مہینے کے بعد واپس گھر لوٹے تو سائرہ کے جھلسے ہوئے جسم کی پلاسٹک سرجری ہو چکی تھی اور اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔